तो दोस्तों फाइनली आ चुका है फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 10, जिसके अंदर ढेर सारी चीजें घट गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थियरीज, हिडन थिंग्स और कहानी पसंद आएगी। बाकी आप जानते हो कि फ्रॉम मेकर्स ने ही इससे पहले लॉस्ट सीरीज को बनाया था, तो अगर आप चाहते हो कि मैं लॉस्ट सीजन 1 से लेकर 5 तक कवर करूं तो जल्दी से इस वीडियो पर 10,000 लाइक कर दो और कॉमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको लॉस्ट सीरीज चाहिए, तो जल्दी से जल्दी मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। और मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है पोमुजा फिल्म को, जो कि रियल स्टोरी है मलेशियन इंडोनेशियन हॉरर। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फ्रॉम सीजन 4 फिनाले एपिसोड यानी कि एपिसोड 10 की शुरुआत होती है गुफा के अंदर चेम्बर में टैबिथा और जेड को दिखाते हुए, जो कि बोन्स को देखकर काफी शॉक्ड रह गए थे, यानी कि उन 7 अंकुई बच्चों की बोन्स को देखकर। यानी कि जेड की मशरूम ट्रिप के सीन्स बिल्कुल ठीक थे। खैर ऊपर बॉटल ट्री के पास बॉयड और बाकी सब सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं कि कब बोन्स को खोदकर बैग में भरा जाएगा और सिग्नल आएगा, जिससे कि ये लोग तुरंत ही बॉटल ट्री को उखाड़ फेंकेंगे। अब गुफा के अंदर मॉन्स्टर जो थे वो इंतजार कर रहे थे और टैबिथा को मना कर रहे थे कि वो बोन्स को ना निकाले, लेकिन जेड के समझाने के बाद वो बोन्स को बैग में भरना शुरू करते हैं। लेकिन तभी जेड ये बोलता है कि टैबिथा को जल्दी से बोन्स लेकर ऊपर जाना होगा जैसे ही बॉटल ट्री उखाड़ा जाएगा। लेकिन टैबिथा शॉक्ड हो गई थी कि उसने तो ये कहा था कि बोन्स इस चेम्बर को सुरक्षित रखते हैं तो मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जेड कहता है कि उसने झूठ बोला था। एक बार बोन्स बाहर आ गई और बॉटल ट्री उखाड़ लिया गया तो फिर इस चेम्बर को कोई भी चीज सुरक्षित नहीं रखेगी, यानी कि ट्री बाहर निकल गया तो मॉन्स्टर अंदर आ सकते हैं और ये टेलिस्मैन भी काम नहीं करेगा पूरी तरह से। अब ऐसा जेड ने इसलिए किया था क्योंकि उसका ये मानना था कि टैबिथा के बच्चे घर जाना डिजर्व करते हैं और बॉयड को अगर ये बात बता दी जाती तो फिर बॉयड कभी भी उनको टनल में आने नहीं देता। खैर अब हड्डियों को बैग में भर लिया जाता है और ये दोनों ऊपर सिग्नल भेज देते हैं, जिससे कि बॉटल ट्री को आसानी से उखाड़ दिया जाता है। और इस बॉटल ट्री की जड़ इतनी ताकतवर भी नहीं थी, काफी ज्यादा ही कमजोर थी, जैसे कि किसी ने इसको बस ऐसे ही गेम की तरह लगा दिया हो। खैर बॉटल ट्री उखड़ते ही मॉन्स्टर तुरंत ही वो टेलिस्मैन पार कर गुफा में एंटर कर जाते हैं। शायद से वो टेलिस्मैन पॉलिथीन से टच नहीं हो रहा होगा या फिर बॉटल ट्री उखड़ जाने से उसकी शक्ति खत्म हो गई थी और बोन्स का भी कनेक्शन यहाँ पर जरूर था। अब मॉन्स्टर्स आकर जेड और टैबिथा की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक शेरिफ ड्रेस वाला मॉन्स्टर ये कहने लगता है कि वाह हम सब फिर से मिल रहे हैं, काफी अच्छी बात है। और शायद से ये मॉन्स्टर्स इन दोनों से पहले भी पिछले जन्म वाले वर्जन से मिलते आ रहे होंगे। खैर अब ये उन पर हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन तभी ऊपर गड्ढे से आ रही सूरज की रोशनी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। यानी कि ये मॉन्स्टर्स जो हैं वो किसी न किसी तरह के वैम्पायर्स जैसे ही हैं और इसलिए इनके अंदर जो ऑर्गन्स थे वो बिल्कुल सिकुड़ चुके थे और ये प्रिडिक्शन भी हमने थियोरी पार्ट में कर दी थी। खैर अब इनको मॉन्स्टर्स की एक कमजोरी का पता लग गया था कि वो सूरज की रोशनी में नहीं बाहर आ सकते। खैर अब बस बॉयड जो होता है वो ऊपर से इन दोनों के लिए नीचे सीढ़ी को फेंक देता है और तभी टैबिथा बोन्स लेकर ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन हमको याद है कि आखिरी एपिसोड में सोफिया यानी कि मैन इन येलो इसी लैडर की रस्सी को काट रही थी, जिससे कि ये लैडर यानी कि सीढ़ी टूट जाती है और टैबिथा सीधा नीचे आकर गिर पड़ती है और बस अचानक से पूरा आसमान काला हो जाता है, जैसे कि कोई शक्ति मॉन्स्टर्स के फेवर में थी और बस मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म होकर टैबिथा और जेड की तरफ उनको खत्म करने आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर कोई और भी शक्ति थी जो कि जेड और टैबिथा की हेल्प कर रही होती है। ऐसा तभी पूरे फ्रॉमविल के अंदर भूकंप जैसा आ जाता है, जैसे कि मॉन्स्टर्स डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं और दूसरी ओर विक्टर भी कैद में डर गया था, जिसको कैनी बाहर निकालता है और गुस्सा करता है कि उसने मना किया था कि बॉटल ट्री मत उखाड़ना और देखो अब क्या हो रहा है। खैर तभी भूकंप रुक जाता है, जिससे टैबिथा और जेड जो होते हैं वो चेम्बर के एक छोटे से रास्ते से बाहर जाने लगते हैं और मॉन्स्टर्स भी उनका पीछा कर रहे थे, जो कि काफी खतरनाक चिल्ला रहे होते हैं। और फिर ये दोनों एक जगह आकर फंस जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलने के रास्ते पर सिर्फ 4 लकड़ियां एक जेल की तरह रखी गई थी, लेकिन वो काफी मजबूत होती हैं। अब मॉन्स्टर्स वहां पर आने ही वाले थे, लेकिन फिर से कोई शक्ति उनकी हेल्प करती है। फिर से भूकंप आता है और मॉन्स्टर्स को वहां से भागना पड़ता है, एज वो रास्ता मलबे से दब गया था और अगर वो मॉन्स्टर वहां से नहीं भागता तो वो उसी मलबे के नीचे आ जाता। अब ऊपर फ्रॉमविल में बॉयड, क्रिस्टी, पैटी, रैंडल और बाकी सब मौजूद थे, जो कि अंधेरे को देखकर शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और उनको मॉन्स्टर्स की आवाज जंगल से आने लगती है। यानी कि ये थियोरी कंफर्म है कि सिर्फ रात में ही मॉन्स्टर्स जागते हैं और दिन में उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और इसलिए ही वो टनल्स के अंदर सोया करते थे ताकि वहां पर सूरज की रोशनी ना आए।
लेकिन तभी बॉयड को बाकी सबके साथ कार लेकर वहां से भागना पड़ता है और उसको टैबिथा और जेड की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन वहां पर ज्यादा लोग होते हैं जिसके चलते उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन पैटी बहुत डर गई थी, जिसके चलते बॉयड को मॉन्स्टर्स पे गोली चलानी पड़ती है और पैटी को जबरदस्ती वहां से लेकर जाना पड़ता है। पैटी इतनी डर गई थी कि वो बॉयड के ऊपर ही ब्लेम करने लगती है कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्टर ने सही कहा था कि बॉटल ट्री को नहीं उखाड़ना है और अब उन्होंने किसी चीज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। अब एक मॉन्स्टर गाड़ी के आगे आकर साथ साथ हमला करने भागता है, लेकिन वो पीछे रह गया था और फिर पैटी जो होती है वो बॉयड की ही गन छीनकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं होना चाहती थी। और बस तभी बॉयड उसको बचा लेता है, जिससे होता यह है कि वो गोली जो होती है वो गाड़ी की शीशे पर लग जाती है, जिससे कि गाड़ी का शीशा टूट गया था। अब क्लिनिक में मैरियल फातिमा को बार बार बाहर जाने से रोक रही होती है, क्योंकि उसको अपने पति एलिस की चिंता हो रही थी। और मैरियल के इस वियर्ड से बर्ताव के बारे में फातिमा उससे पूछताछ करती है कि जब से वो यहाँ पर आई है वो फातिमा को रोकती है, असल में उसके साथ हुआ क्या है, वो उसको कुछ बताती क्यों नहीं है। अब इससे पहले मैरियल उसको सब कुछ बता पाती कि फातिमा के साथ क्या हो रहा था, तो फातिमा को अचानक से महसूस होता है कि स्माइली मॉन्स्टर यानी कि उसका बेटा वहां पर आ रहा है। अब मैरियल जब बाहर देखती है तो वाकई में वो वहां पर आ रहा था, लेकिन उनका ये कहना था कि टेलिस्मैन से वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भूकंप की वजह से टेलिस्मैन वहां से हट गया था और जब तक मैरियल के हाथ वो टेलिस्मैन लगता तब तक वो स्माइली मैन अंदर घुस जाता है और फातिमा को माँ कहकर पुकारता है। अब मैरियल और फातिमा जो होते हैं वो उस टेलिस्मैन को उठाकर अंदर वाले रूम में चले जाते हैं। अब वो टेलिस्मैन को लगाने ही वाले थे, लेकिन स्माइली मॉन्स्टर अंदर पहले ही आ जाता है। अब मैरियल चाकू लेकर फातिमा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्माइली मॉन्स्टर जो था उसने यहाँ पर मैरियल का पेट चीर दिया था और वो अपने असली रूप में चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी फातिमा भी बिल्कुल सेम तरह से चिल्लाती है, यानी कि वो भी वाकई में मॉन्स्टर ही बनती जा रही थी, जिससे कि स्माइली मैन शांत हो जाता है, ऐद उसने ऐसा पहली बार देखा था। और बस वो शांत होते हुए फातिमा को देखकर इंटरेस्टिंग बोलकर वहां से हंसते हुए निकल जाता है। अब तभी जब स्माइली मॉन्स्टर वहां से बाहर जा रहा होता है तो क्रिस्टी के साथ बॉयड एलिस वाली गाड़ी वहां पर आ रही होती है। क्रिस्टी समझ जाती है कि वहां कुछ तो हुआ है और बस जैसे ही वो मैरियल का ऐसा हाल देखती है तो रोने लगती है और मैरियल उसको एक आखिरी बार किस करके अपना दम तोड़ देती है, वो भी क्रिस्टी की बाहों में। और लास्ट टाइम भी दोनों में लड़ाई हो रही थी तो इनको एक अच्छी एंडिंग नहीं मिल पाई एंड आई रियली फील बैड फॉर क्रिस्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवेज हम ये भी जानते हैं कि अब मैरियल की सोल फ्रॉमविल के अंदर ही भटकती रहेगी, सफर करेगी, जैसा कि वो हमेशा सोचती थी। और फातिमा भी ये देखकर टूट जाती है, उसका ये मानना था कि उसको बचाते हुए मैरियल के साथ ये सब हुआ और स्माइली मैन खाली उसकी तरफ हंसते हुए वहां से चला गया था। तभी हम बेवकूफ एल्जिन को देखते हैं, जिसको सोफिया ने डाइनर में अपने सामने एक कैदी की तरह बैठाया हुआ था और वो उसके साथ भी एक डील और बार्गेन करने की कोशिश कर रही थी। शायद से क्लारा को सब पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सोफिया एल्जिन को बोलती है कि ये सब कुछ समय बाद बस एक बुरा सपना जैसा लगेगा और कुछ नहीं, लेकिन एल्जिन इन सब के लिए नहीं मानता तो सोफिया गुस्सा होकर एल्जिन को अपने हाथ उसके हाथ में देने के लिए कहती है और एक आखिरी बार पूछती है कि वो उसकी बात मानेगा या फिर नहीं, लेकिन एल्जिन नहीं मानता और प्रेयर्स करने लगता है, जिससे कि सोफिया निराश होकर कहती है कि तुम इंसान और तुम्हारी प्रेयर्स। और बस वो अचानक से ही एल्जिन के बॉडी की फंक्शनिंग को रोककर उसको खत्म कर देती है और क्लारा को उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहती है। सोफिया बस एक ही बात बोलती है कि अंत नजदीक है और अंत में सब कुछ बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाता है, खराब हो जाता है। और इस टाउन के अंदर फिलहाल अंधेरे होने का मतलब यही था कि अब उसको इस टाउन के अंदर माचिस लगानी पड़ेगी और फिर वो उसको जलता देखेगी मजे से, यानी कि मैन इन येलो पक्का किसी तरह का डीमन ही है। और बस फिर अचानक से ही बाहर रोशनी फिर से हो जाती है और सोफिया डाइनर से बाहर निकल जाती है। शायद से इस साइकिल का अंत जल्दी ही आने वाला था। अब तभी हम देखते हैं हेनरी को, जो कि विक्टर के रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। और तभी वहां पर डोना आती है, जिसके सामने हेनरी ये कहता है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, मतलब कि भरी रोशनी में एकदम अंधेरा कैसे हो सकता है और फिर से उजाला कैसे हो गया और ये जगह सच नहीं हो सकती, यानी कि सोफिया के हेलुसिनेशंस ने काम कर दिया था। मे बी मैन इन येलो को विक्टर खत्म चाहिए और इसलिए ये सब हुआ था। तभी हेनरी देखता है कि विक्टर जिन कैंड पीचीज को खाकर आज तक जिंदा रहा था तो उसके अंदर उसको 2 बुलेट्स मिलती हैं, जिसके चलते हेनरी डोना से पूछता है कि विक्टर को इनकी क्या जरूरत है, सिर्फ बुलेट से विक्टर क्या करता है। लेकिन डोना कहती है कि पहले विक्टर के पास गन भी थी, लेकिन बॉयड ने उसको छीनकर शेरिफ स्टेशन के अंदर रख दिया है। तो बस हेनरी के दिमाग में कुछ तो चलने लगता है और डोना कहती है कि हेनरी को विक्टर के पास शेरिफ स्टेशन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन विक्टर कहता है कि पहले वो इस रूम को ठीक करेगा और फिर जाएगा।
लेकिन पक्का हेनरी के दिमाग में विक्टर को खत्म करने का ख्याल आ गया होगा, एज उसको फ्रॉमवेल वाली दुनिया नकली लगने लगी थी। अब तभी हम बॉयड को देखते हैं जो कि रेंडल को ये बता रहा होता है कि वो पैटी समेत बाकी सबको कॉलोनी हाउस में छोड़ने गया था और सबको देखने गया था कि सब ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि वहां पर भूकंप आया था। वो सब कुछ जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन तभी अंदर हम फातिमा और एलिस को बात करते देखते हैं, जहाँ फातिमा एलिस को कुछ बातें बता रही होती है कि क्या क्या हुआ था। और तभी बॉयड पहले फातिमा से उसका हालचाल लेता है और फिर क्रिस्टी के पास जाता है, जहाँ पर क्रिस्टी बॉयड को पकड़कर बहुत रोती है और उसके रोने की आवाज से फातिमा भी बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन तभी जिस जगह से बॉटल ट्री को खड़ा गया था, जहाँ से बोन्स निकाली गई थी, वहाँ पर एक लाल बिजली कड़कती हुई ऊपर आसमान में चली जाती है। नॉर्मली आसमान से बिजली जनरेट होकर नीचे आती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। पक्का ये मैन इन येलो की ही करनी थी। अब पूरे आसमान में बादल आ जाते हैं और खतरनाक लाल बिजली कड़कने लगती है, जिसको सारे के सारे बचे हुए फ्रॉम टाउन के लोग बाहर निकलकर देख रहे थे। और रेंडल इस बात पर कहता है कि इस बार उन्होंने क्या गलत कर दिया। खैर जूली, डोना और ईथन भी ये सब देख रहे होते हैं कि तभी दूसरी कार वहां रुकती है जिसके अंदर पैटी थी। ये सब देखकर ईथन कहता है कि मॉम कहाँ पर है, और बस वो टेंशन लेने लगता है, एज उसको पता लग गया था कि जेड और उसकी माँ टेबिता जो है वो टनल्स के अंदर ही रह गए। अब तभी सोफिया जो होती है यानी कि मैन इन येलो पूरे टाउन में घूमकर टेलिस्मैन्स निकाल रही होती है, यानी कि अब कोई भी चीज टाउन को सुरक्षित नहीं रखेगी। यानी कि ये टेलिस्मैन्स काम तो करते थे, लेकिन बस मैन इन येलो पर नहीं, सिर्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर। अब तभी हेनरी जो होता है वो शेरिफ स्टेशन में आकर पूछताछ करता है कि वहां पर कोई है या फिर नहीं, और वहां किसी को ना देखकर वो तुरंत ही सर्च करने लगता है कि विक्टर की गन कहां पर है। और जैसे ही उसको विक्टर की गन मिलती है वो उसको निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। और बस जैसे ही वहां पर कैनी उससे पूछताछ करने आता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था, तो वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अब हम तभी ईथन, डोना और जूली को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे, लेकिन ईथन रो रहा था कि अब सब खत्म हो जाएंगे। विक्टर ने सही कहा था, वो अकेला रह जाएगा, लेकिन जूली उससे वादा करती है कि वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। लेकिन कैसे, इसका जवाब तो खुद जूली के पास भी नहीं था। लेकिन अचानक से पूरे किचन के कैबिनेट्स और सामान इधर उधर होने लगता है, जैसे कि कोई उनको कुछ सिग्नल देना चाहता हो, जिससे कि ये सभी डर जाते हैं। तभी शेरिफ स्टेशन के अंदर बॉयड और कैनी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बॉयड को लग रहा था कि उन्होंने जो किया गलत किया और ये सब नहीं करना चाहिए था। शायद से विक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा था। लेकिन तभी वहां पर एकोस्टा और सहरा आते हैं। एकोस्टा कहती है कि उनको वापस जाना होगा टनल्स के अंदर। वहां पर बोन्स, टेबिता और जेड अभी भी हैं, लेकिन बॉयड इसके लिए मना करता है कि वो और रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन तभी जेड समझदारी से रेडियो पर सिग्नल भेज देता है, लेकिन बैटरी खत्म होने से सिग्नल रुक गए थे। लेकिन उनके पास एक उम्मीद आ गई थी, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जब ये लोग यहाँ पर नहीं होते तब ऐसा सिग्नल आता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि जेड और टैबी जिंदा हैं। लेकिन अब बॉयड के पास में एक उम्मीद थी। अब नीचे गुफा के अंदर टैबिथा और जेड जो होते हैं वो सिग्नल जाने से निराश हो जाते हैं, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। और सामने जो लकड़ियां थी वो उनको खोदकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे वो कमजोर हो जाएं और बाहर निकल सकते हैं। अब टैबिथा जेड को थैंक यू भी कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए, क्योंकि इन सब से कम कोई तो उम्मीद मिली थी। लेकिन तभी हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि मैरियल की लाश को लेकर रेंडल के साथ चर्च की तरफ जा रही होती है, और बॉयड उसको संभालते हुए बोलता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसको जरूर बताए। लेकिन बॉयड वहीं फातिमा और एलिस के साथ अंदर जाकर प्लान बताता है कि वो अकेला टनल्स में जा रहा है। उसको जेड और टेबिता का सिग्नल आया था, लेकिन फातिमा और एलिस का ये कहना था कि क्या पता वो जेड और टेबिता हो ही ना, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी समझदार हैं, तो हो सकता है कि वो उन लोगों को टनल्स में लाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन फातिमा को याद रखना चाहिए कि रेडियो के सिग्नल्स भेजने के लिए बहुत दिमाग लगता है, और पूरे टाउन के अंदर खाली जेड और जिमी थे जो कि ऐसा कर सकते थे। तो मॉन्स्टर्स अगर ये इंसान भी रहे होंगे तो उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होगा। खैर तभी बॉयड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर अंदर जाएगा, एटलीस्ट जाकर चेक करेगा, एज अब वो किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन फातिमा बताती है कि एलिस और वो भी साथ चलेंगे। रीजन बीइंग कि फातिमा मॉन्स्टर्स को महसूस कर सकती है, सिर्फ स्माइली मॉन्स्टर को नहीं बल्कि सबको। यानी कि अब हमको समझ आया कि ये सारे मॉन्स्टर्स आपस में कनेक्टेड थे, और एक को भी अगर कुछ पता चलता तो सबको पता लग जाया करता था। अब ये बात सुनकर तो एलिस और बॉयड काफी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन फिर वो मान जाते हैं, एज फातिमा टनल्स में उनको वार्न कर सकती थी कि मॉन्स्टर्स कब और कहां से आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोफिया अभी भी सारे के सारे टेलिस्मैन्स को अलग अलग जगहों से उतारने में लगी हुई थी, और उनको वो एक बैग में रख रही थी।
तभी विक्टर के रूम के अंदर हेनरी गन के अंदर गोलियां डाल देता है, बट अचानक से वहां पर विक्टर आ जाता है, जिससे कि हेनरी डर के मारे गन को वहीं छुपा देता है। अब विक्टर अपने पिता से बात करता है और ये कहता है कि वो उससे नाराज क्यों है, क्योंकि उखड़े उखड़े रहते हैं वो काफी, जबकि उनके लिए ही उसने ये रूम सजाया था, बेड लगाया था, और अगर वो रूममेट्स हैं तो बात नहीं छुपानी चाहिए। लेकिन हेनरी पहले मना करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी विक्टर बोलता है कि शायद उसने गलती करी, क्योंकि जब से उसने अपने पिता को मॉम और मैन इन येलो के बारे में बताया है और जब से वो ड्राइंग दिखाई है तब से ही ये सब हुआ है, और उनके माइंड में क्या चल रहा है वो उसको जरूर बताएं। लेकिन हेनरी कहता है कि दिक्कत तुम हो विक्टर, और तुम असली नहीं हो, तुमने मुझे इसी बेकार दुनिया में रखा हुआ है। और बस तभी हेनरी गन निकालकर विक्टर की तरफ पॉइंट करने लगता है। लेकिन विक्टर ये बोलता है कि डैड, ये जगह आपके दिमाग के साथ खेल रही है और ये सब कुछ असली नहीं है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन तभी वहां ईथन विक्टर से मिलने आया हुआ था और हेनरी गलती से ईथन की तरफ गन दिखा देता है, तो विक्टर अपने ही पिता को रोकता है, गन छीनकर नीचे गिरा देता है और गुस्सा करता है कि वो ये क्या कर रहे हैं और इस तरह से वो उसको बचाएंगे। वो उनको बहुत डांटता है, जिससे कि हेनरी को थोड़ा सा होश आता है और वो उससे माफी मांगने लगता है। खैर तभी सोफिया फिर से सारे टेलिस्मैन्स इकट्ठे करने में लगी हुई थी और क्लैरा भी उसके लिए टेलिस्मैन्स लेकर आती है, जिस पर सोफिया उसको अच्छी बच्ची बोलकर वहां से जाने लगती है। यानी कि सोफिया एक बड़े मैसेकर की तैयारी में थी। अब तभी उसी चेंबर के एंट्रेंस के पास में बॉयड, एलिस और फातिमा थे, जहां पर जेड और टेबिथा अंदर गए। लेकिन बॉयड बोलता है कि अगर अंदर जाकर कुछ भी होता है तो वो दोनों सिर्फ अपनी जान बचाएंगे और कोई कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, जिसके लिए सब मान जाते हैं। और बस तभी जेड और टेबिथा को दिखाया जाता है, जहां पर जेड के हाथ बहुत थक गए थे खुदाई करते करते। लेकिन तभी टेबिथा कहती है कि वो बोन्स का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं और मिट्टी खोद सकते हैं। जेड ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही टेबिथा एक बच्चे के स्कल को छूती है तो उसको वही अंकुई बच्ची याद आने लगती है, जिसके बारे में टेबिथा जेड को बताती है कि हाँ, ये बोन्स वाकई में उन्हीं बच्चों की है और उनमें से एक बच्ची की बोन है ये। जिससे कि टेबिथा बहुत ही इमोशनल हो गई थी कि बच्चों के साथ क्या करा गया था और रिचुअल करके उनको सैक्रिफाइस कैसे कर दिया गया। खैर अब तक फातिमा, एलिस और बॉयड भी नीचे आ गए थे, लेकिन फातिमा उनको रोक देती है कि मॉन्स्टर्स को पता लग चुका है कि वो लोग उन दोनों को लेने आए हैं। लेकिन फिर फातिमा सब महसूस करके उनको आगे बढ़ने के लिए कहती है। बट तभी जेड और टेबिथा को भी मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही थी, लेकिन अब तक दूसरी साइड से फातिमा, बॉयड और एलिस आ गए थे और बॉयड फाइनली तंग आकर इन लकड़ियों पर गोली चला देता है और टेबिथा और जेड इस साइड आ जाते हैं। लेकिन तब तक दो मॉन्स्टर्स वहां पर आ गए थे, लेकिन इस बार फातिमा एलिस को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि फातिमा ने एलिस को बताया था कि वो अजीब फील करती है और वो पहले जैसी नहीं रही, जिसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि यही था कि फातिमा भी अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गई थी। यानी कि हमारी एक और थियोरी सच हो गई। खैर अब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर इन दोनों ही मॉन्स्टर से ऑफ स्क्रीन लड़ने की कोशिश करती है, जितने में टेबिथा और जेड वहां से बॉयड और एलिस के साथ निकलने लगते हैं। लेकिन एलिस ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया था और वो वहां से जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब फातिमा का क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता लगता। मतलब कि क्या वो मॉन्स्टर इसको खत्म कर देंगे या फिर फातिमा उनके साथ मिल जाएगी। और एक बात नोटिस करो कि अगर फातिमा मॉन्स्टर में चेंज होने के बावजूद भी इन टाउन के लोगों के साथ रह सकती है, सब कुछ अच्छा कर सकती है, सो माइट भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो खून पीने के लिए लोगों को नहीं मारते, बल्कि उनको मजा आता है ऐसा करने में। उनका मन जो था वो इविल था, लेकिन फातिमा का दिल ऐसा नहीं था। और मैंने ये बात भी आपको कही थी कि पक्का फातिमा किसी हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉन्स्टर में चेंज हुई है, जो कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होता है। एनीवेज अब सीजन 4 का फिनाले सीन आता है, जो कि बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही है। सोफिया के साथ बॉय इन वाइट चलते हुए आ रहा था। जी हाँ, मैंने कहा था कि ये पक्का एक खेल होगा। और बस सोफिया बॉय इन वाइट की काफी तारीफ करती है कि वाह तुम तो बड़े हो गए। बॉय इन वाइट कहता है कि उनके पास बोन्स आ गई हैं, लेकिन सोफिया कहती है कि बॉटल ट्री भी तो चला गया। यानी कि मैन इन येलो के लिए बोन्स इंपॉर्टेंट थी और बॉय इन वाइट के लिए बॉटल ट्री, और इसलिए ही दोनों थोड़े थोड़े घबरा गए थे। जैसे कि मैन इन येलो बोन्स के बारे में सुनकर घबरा गया था, और जब बॉय इन वाइट को बॉटल ट्री के बारे में पता चला तब वो भी घबरा गया था, उसने विक्टर को वार्न किया था। एनीवेज बॉय इन वाइट कहता है कि इस बार तुम हार जाओगे, यानी कि ये सब पहले भी रिपीट हो चुका है। लेकिन सोफिया कहती है कि मैं तो हमेशा बिंदास रहती हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहती हूँ, देखते हैं कि क्या होगा। और बस सोफिया सारे के सारे टेलिस्मैन्स को एक एक करके फार अवे ट्री में फेंक देती है। मे बी इसी तरह से आखिरी साइकिल में उसने यही किया होगा, जिसके बाद इस साइकिल में बॉयड को ये टेलिस्मैन्स गुफा के अंदर मिले। सो मे बी या तो ये साइकिल यहीं खत्म हो जाएगी या फिर ये चलती रहेगी जब तक कि बॉय इन वाइट जीत नहीं जाता। और शायद से मैन इन येलो और बॉय इन वाइट छोटे बड़े भाई हो सकते हैं या फिर बाप बेटे हो सकते हैं, जिसमें कि बॉय इन वाइट की सोच जो है वो अच्छी है और वो ह्यूमैनिटी पे भरोसा करता है, लेकिन मैन इन येलो शैतानी है, इविल है, जिसको इंसानों को टॉर्चर करने में मजा आता है। और बस इसी तरह से ये दोनों खेलते रहते हैं, जैसे कि चेस खेला जाता है ना, बिल्कुल वैसे। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो थे जो कि फ्रॉम में रह रहे हैं, वो सारे के सारे कुछ और नहीं बल्कि प्यादे थे।
और बस शायद से ये दोनों हमेशा शर्त लगाते रहते होंगे देखने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है, जिससे कि साबित हो जाए कि इंसानियत को बचाना अच्छा रहेगा या फिर नहीं। और बूम, इसी के साथ में फ्रॉम सीजन 4 का फिनाले एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब हम बात कर लेते हैं इस एपिसोड के कुछ हिडन थिंग्स के बारे में और कुछ थियरीज के बारे में। साथ ही साथ हम और भी बात करेंगे कि आखिरकार आगे क्या हो सकता है। खैर सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमको ये बात पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है मैन इन येलो यानी कि सोफिया। पूरे एपिसोड के अंदर उसने ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट इवेंट को कंट्रोल किया, एल्जिन को खत्म कर दिया, हेनरी के दिमाग को मैनिपुलेट किया, टाउन के सारे टेलिस्मैन्स को हटा दिया और एंड में बॉय इन वाइट के साथ बिल्कुल आराम से बात करती हुई भी नजर आई। और इससे ऐसा लगता है कि ये दोनों सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं हैं, बल्कि इस गेम के सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक हैं। लेकिन ज्यादा पावरफुल यहाँ पर है मैन इन येलो। अगर आप ध्यान दो तो बॉय इन वाइट ने एक बार ट्राई किया था, उसने क्रिस्टोफर को सारी बातें बताई थी, लेकिन क्रिस्टोफर उसको प्रोसेस नहीं कर पाया और पागल हो गया। तो शायद से बॉय इन वाइट ने यही सोचा हुआ कि इन लोगों को खाली हिंट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली सब कुछ बताया गया तो हो सकता है कि लोग उसको कैसे प्रोसेस करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि मैन इन येलो के पास में ज्यादा शक्तियां हैं। अब बॉय इन वाइट और मैन इन येलो एक दूसरे के अपोजिट प्लेयर्स हैं। मेरे हिसाब से बॉय इन वाइट और मैन इन येलो एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं, या फिर शायद से भाई हो सकते हैं या फिर बाप बेटे हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और फिनाले में भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, जैसे कि वो पहले कई बार इस खेल को खेल चुके हैं। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। जैसे कि मैन इन येलो यहाँ पर सोफिया के रूप में था, फिर भी बॉय इन वाइट उसको इजीली पहचान गया। इससे लगता है कि ये दोनों काफी समय से एक ही गेम बार बार खेलते आ रहे हैं। अब बॉय इन वाइट जो है वो इंसानियत को बचाना चाहता है, लेकिन मैन इन येलो जो है वो इंसानियत को बर्बाद करना चाहता है। अब बात करी जाए बॉटल ट्री यानी कि खास फार अवे ट्री के बारे में, तो वो खाली एक पेड़ नहीं था बल्कि एक सील थी। एपिसोड 10 ने ये थियोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दी है कि बॉटल ट्री असल में एक मैजिकल लॉक की तरह था या सील था। जैसे ही ट्री को उखाड़ा गया, मॉन्स्टर आजाद हो गए, अर्थक्वेक आना शुरू हो गए, आसमान में अंधेरा छा गया और लाल बिजली कड़कने लगी। अगर ट्री सिर्फ एक नॉर्मल पोर्टल होता तो इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं होती। इसलिए लगता है कि बॉटल ट्री ही पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रहा था, जिसके चलते बॉय इन वाइट ने कहा था कि उसको नहीं निकालना चाहिए। अब देखो, हमें बोन्स की भी असली इंपॉर्टेंस समझ में आती है, क्योंकि सीजन 4 की एंडिंग के बाद ये साफ हो गया कि ये किसी भी नॉर्मल इंसान की बोन्स नहीं है, बल्कि वाकई में अंकुई बच्चों की ही बोन्स हैं, जिनको कभी सैक्रिफाइस करा गया था। और जब तक ये बोन्स अपनी जगह पर थी तब तक फ्रॉम मिल का बैलेंस बना हुआ था। और आपको याद होगा कि इन बच्चों ने अपनी उम्मीदें बॉटल ट्री में छुपा दी थी, और जैसे ही वो उखड़ गया, बच्चों की उम्मीदें भी काइंड ऑफ उखड़ गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इनके पास बोन्स अभी भी हैं। और इसके बाद हुआ ये कि पूरा सिस्टम हिल गया था। हो सकता है कि सीजन 5 में ये बोन्स ही कर्स तोड़ने के लिए चाबी बन जाए, एंड मे बी लेक ऑफ टीयर्स वाकई में वहां पर होगा। हो सकता है कि लाइट हाउस के पास कोई ना कोई लेक ऑफ टीयर्स हो, जिसके अंदर शायद इन बोन्स को बहाना होगा या फिर प्रवाह करना होगा, जिसके बाद ही शायद उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिले। अब बात करते हैं फातिमा के बारे में। तो फातिमा अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रही। सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब स्माइली ने फातिमा को मारने की जगह सिर्फ इंटरेस्टिंग बोला और माँ बोला और फिर वहां से चला गया। मेरा मानना है कि अब फातिमा जो है वो हाइब्रिड बन चुकी है, यानी कि वो फुल मॉन्स्टर तो नहीं है, लेकिन हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर है। इसी वजह से वो मॉन्स्टर्स को महसूस भी कर पा रही थी और इसलिए उसके वाइटल्स इतने लो हो गए थे। आपने नोटिस करा होगा कि जब भी यहाँ पर मैन इन येलो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी बॉडी के अंदर सेम टाइप की नसें दिखती हैं, और फातिमा के पेट पर भी सेम टाइप की नसें दिख रही थी। तो मैन इन येलो भी यहाँ पर किसी तरह का मॉन्स्टर है, लेकिन शायद से इनका राजा है वो। और ये भी हो सकता है कि 5वें सीजन में वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ सबसे पावरफुल वेपन बन सकती है, या फिर उनकी क्वीन बनने की कोशिश करेगी। आपने नोटिस किया होगा कि स्माइली मैन ने उसकी बात मानी थी। कुछ और थियरीज ये भी हैं कि मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी वीकनेस फाइनली रिवील हो चुकी है। एपिसोड में पहले ही दिखाया गया था कि मॉन्स्टर जो हैं वो इस टेलिस्मैन से डरते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स दिन की रोशनी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और इससे वैम्पायर वाली थियरी काफी स्ट्रांग हो जाती है। शायद से ये ट्रेडिशनल वैम्पायर्स नहीं हों, लेकिन इनकी शक्तियां सनलाइट से कमजोर जरूर होती हैं, और इसी वजह से ये हमेशा टनल्स के अंदर छुपे रहते हैं और सिर्फ रात को शिकार करते हैं। बात करें इन टेलिस्मैन्स के बारे में, तो शायद से वो फेक नहीं है, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले बहुत लोग सोच रहे थे कि टेलिस्मैन्स काम नहीं करते और शायद से मॉन्स्टर जो हैं वो खाली दिखावा करते हैं ऐसा, लेकिन इस 10वें एपिसोड के एंड ने यह साबित कर दिया कि टेलिस्मैन मॉन्स्टर को रोक सकते हैं, लेकिन मैन इन येलो या फिर सोफिया का उन पर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर पर काम करते हैं। तभी उसने आराम से उनको उठाया और उसके बाद उसको फार अवे ट्री में फेंक दिया। मतलब टेलिस्मैन्स खाली मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही प्रोटेक्शन देते हैं और फाइनल ईवल के खिलाफ नहीं। बात करें विक्टर के बारे में, तो विक्टर को शायद सब कुछ पहले से पता था। विक्टर पूरे सीजन में बार बार
बॉटल ट्री को ना छेड़ने की वार्निंग दे रहा था और उसको पक्का आखिरी साइकिल का कुछ न कुछ याद है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा है। अब जब ट्री उखाड़ा गया तो वही हुआ जिसका डर था, और इसलिए मेरा मानना है कि विक्टर ही चाबी है हर चीज की। उसको प्रीवियस साइकिल की सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देनी पड़ेगी, और शायद वही एक इंसान है जिसको पता है कि पहले यहाँ पर क्या हो चुका है या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि फ्रॉम मेकर्स ने लॉस्ट सीरीज बनाई थी और उसके एंडिंग में भी ऐसा ही होता है। दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं जो कि एक इविल होती है और एक अच्छी होती है। एक तो सबको प्रोटेक्ट करती है लेकिन दूसरी वाली सबको खत्म करना चाहती है। सो माइट भी इसके अंदर भी सेम चीज चल रही है। और अगर आप चाहते हो कि मैं लॉस्ट सीरीज को भी कवर करूं तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक और कम से कम 500 कमेंट कर देना, और फिर जल्दी से जल्दी मैं लॉस्ट सीजन 1 से लेकर 5 तक भी एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं हम रेड लाइटनिंग यानी कि रेड बिजली कड़कने के बारे में। तो देखो, फिनाले के अंत में जो लाल बिजली आसमान की तरफ गई थी उससे हम ये मान सकते हैं कि वो नॉर्मल वेदर नहीं था, बल्कि ये सिग्नल था कि फ्रॉमविल का बैलेंस अब टूट चुका है। मतलब कि गेम का अगला फेज शुरू हो चुका है और अब सीजन 5 के अंदर बहुत कुछ डेंजरस होने वाला है, यानी कि साइकिल अपने अंत तक पहुंच रही थी। और अब तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो कुछ बॉयड को दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसको फादर खतरी दिखाई देते हैं, तो क्या वो मैन इन येलो की मैनिपुलेशन हो सकती है? क्योंकि जब से उसके अंदर वो कीड़े गए थे जो कि उसको मार्टिन ने दिए थे, उसके बाद से उसको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। सो माइट भी हो सकता है कि पक्का ये सब चीजें मैन इन येलो ही कर रहा होगा, और ऐसा करके शायद से बॉयड ने मॉन्स्टर को आजाद नहीं किया बल्कि पूरे ही गेम के रूल्स को तोड़ दिया। अगर बॉटल ट्री वहीं रहता तो शायद सब कुछ कंट्रोल में होता, और इसलिए विक्टर शुरू से ही मना कर रहा था कि यहाँ पर कभी भी उस बॉटल ट्री को मत उखाड़ना, वो बहुत खास है। लेकिन बॉयड के डिसीजन की वजह से पूरा टाउन खतरे में आ चुका था। फिनाले की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी कि इस बार तुम हार जाओगे। सिर्फ ये 2 वर्ड्स ही साबित करते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा था। ये साइकिल पहले भी कई बार रिपीट हो चुकी है और हर साइकिल में नए लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात कि हर साइकिल में मैन इन येलो जीत जाता है, वहां पर नए सैक्रिफाइसेस होते हैं और फिर गेम दोबारा रीसेट हो जाता है। और शायद से बॉय इन वाइट पहली बार सीजन 5 के अंत में इस साइकिल को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जेड और टैबिथा पूरी तरह से तैयार थे इस साइकिल को तोड़ने के लिए। वो नहीं चाहते कि सब कुछ वापस से रिपीट हो, क्योंकि अगर टैबिथा और जेड फिर से खत्म हो गए तो अगली बार फिर से वो वापस लौटेंगे। और अब तो ये बात भी साबित हो गई कि लाइट हाउस के अंदर जो अलग अलग तारीख, अलग अलग साल लिखे हुए थे, वो साल वही हैं जब यहाँ पर ये साइकिल रिपीट हुई थी। हो सकता है कि हर साइकिल के अंत में ये लोग लाइट हाउस की तरफ भागते होंगे जहां से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है, और फिर वहां पर कुछ ना कुछ हादसा होता होगा जिसके चलते ये बच नहीं पाते होंगे। लेकिन खत्म होते होते वहां पर ये डेट लिख दिया करते थे ताकि अगले आने वाले लोगों के लिए कोई ना कोई हिंट तो हो जाए। अब देखो, अगले सीजन के लिए प्रिडिक्शन करी जाए तो मेरे हिसाब से सीजन 5 में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जेड हो सकता है। बोन्स उसके पास है और शायद वही कर्स तोड़ने का असली रास्ता ढूंढ सकता है। फातिमा पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनेगी बल्कि इंसान और मॉन्स्टर्स के बीच का ब्रिज बनेगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया पक्का वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर है। अदरवाइज वो इंसानों के साथ इतनी नॉर्मल तरह से कैसे रह सकती है। अगले सीजन के अंदर अगर विक्टर की हिडन मेमोरीज बाहर आ जाती हैं तो काफी कुछ रिवील हो जाएगा और बॉय इन वाइट के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि इस बार शायद से वो सबको बता दे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉय इन वाइट ने यहाँ पर कितनी मौतों को देखा है, तो मुझे लगता है कि वो इतना सीधा या फिर परफेक्ट भी नहीं है जितना वो दिखाता है। हो सकता है कि वो भी इस गेम का एक प्लेयर हो, बस मैन इन येलो से अलग साइड पर। और अगर ये थियरी सही है तो सीजन 5 की जो एंडिंग होगी उसके अंदर हम बॉय इन वाइट और मैन इन येलो के कन्फ्रंटेशन को देख सकते हैं, जहां पर डिसाइड होगा कि इंसानियत जीतेगी या फिर फ्रॉमविल का साइकिल हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक थियरी और निकल कर आ सकती है कि जैसे यहाँ पर सोफिया ने एल्जिन को खत्म कर दिया, तो हो सकता है कि सीजन 5 के अगले एपिसोड्स के अंदर जो यहाँ पर मैन इन येलो है वो एल्जिन बनकर आएगा और टाउन को बॉय इन वाइट के खिलाफ भड़काने लगेगा ताकि गेम उसकी तरफ चला जाए। अब देखो, यहाँ पर हमको ये तो समझ में आ गया कि मैन इन येलो और बॉय इन वाइट जो है वो एक गेम खेल रहे हैं जो कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन अलग अलग साइड पर। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि आखिरकार कि जो इविल क्रीचर्स थे जैसे कि बैलरीना, वो कहाँ से आई थी? मार्टिन कौन था? और क्यों कुछ ही लोग जैसे कि जेड और टैबिथा जो हैं वो बार बार रीइंकार्नेशन लेकर यहाँ पर आते रहते हैं? मतलब ये बैड लक है या फिर कोई ना कोई लिंक जुड़ा हुआ है? सबसे बड़ी बात कि जूली जो है वो स्टोरी वर्क क्यों कर सकती है, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? और खाली सैरा को ही वो आवाजें क्यों सुनाई दी थी? आई बिलीव कि इन सवालों का अगर जवाब मिल जाता पहले ही तो हो सकता है कि पूरी की पूरी गुत्थी ही सुलझ जाती। लेकिन अभी भी हमको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं एंड आई डोंट नो कि सीजन 5 में खाली 10 एपिसोड के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करी जाएंगी। आई नो
नो कि सभी लोग इस सीजन को काफी बेकार बोल रहे हैं एंड ट्रस्ट मी सीजन 1, 2, 3 काफी अच्छे थे। ये वाला सीजन थोड़ा सा स्लो हो गया, हो सकता है कि वो उसको खींचना चाहते हो, लेकिन मेकर्स की तरफ से पहले बता दिया गया था कि सीजन 4 जो है वो सेटअप है सीजन 5 के लिए। तो हो सकता है कि सीजन 5 के अंदर ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें और थियरीज देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कि एपिसोड 1 ही हो सकता है मैन इन येलो और बॉय इन व्हाइट की हिस्ट्री के बारे में, जहां पर पता चले कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे था, इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं लॉस्ट सीरीज को भी लेकर आऊं तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक कर दो और 500 से ज्यादा कमेंट चाहिए अगर आपको लॉस्ट सीरीज देखनी है, क्योंकि हम फ्रॉम सीजन 5 से पहले लॉस्ट के भी सारे सीजन को कवर कर लेंगे। एंड हो सकता है कि लॉस्ट को देखने के बाद में, समझने के बाद में हमको कहानी और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रेडिक्शंस आ सकती हैं। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका इस एपिसोड के बारे में और सीजन 4 के बारे में क्या ख्याल है। बाकी आपको फ्रॉम सीरीज कैसी लगती है या फिर आप कहां से इसको देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए